नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ सरड़दाता कहानी है। जो कहानीकार आज्ञा जी हैं, जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ और जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसमें ये सम्मिलित है। एक कहानी शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं। सरड़दाता। यह कभी भी हो ही नहीं सकता कि देवेंद्र लाल जी रफ़ीकुद्दीन वकील की बाड़ी में अगरा था। देवेंद्र लाल जी देखिए यहाँ पर पात्र हैं और रफ़ीक वकील बाड़ी में अगरा था। चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं है, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं कि जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सुबह की नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाह गर्जी हो जाएं। हम तो आपको जाने न देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोके लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फ़र्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की नहीं है, हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ भागने न दे। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी है जहाँ उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। हाँ, अब आप ना जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर पर बस है। देवेंद्र लाल जी के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता तो देवेंद्र लाल जी पूछते, कहो लाल जी, बाबूजी, पंडित जी, क्या सलाह बाननी है आपने। और वो उत्तर देते, जी सलाह क्या बाननी ये है, यही रहा रहे हैं, देखी जाइएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल जी देखते हैं कि वो चुपचाप ज़रूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं। कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान का गुजर का अहाता पर आता था, जिसमें एक और गुजर की भैंसें, दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देवेंद्र और रफ़ीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफ़ीकुद्दीन के मकान के बाद मौजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो बेसुध मुसलमान बस्ती थी। देवेंद्र लाल जी और रफ़ीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तो अब रफ़ीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी आप भी। रफ़ीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई भी तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे, चाहे जैसे ही हो। देवेंद्र लाल जी की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी ना आए, वहीं रह गए देवेंद्र लाल और उनके पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मौजग भी हथियारों की गिरोह बंधकर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है देवेंद्र लाल, अपना ज़रूरी है और कीमती सामान ले ले और उनके साथ उनके घर चलें और यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यो गृहस्थ को अपने गृहस्थी की हर चीज़ें कीमती मालूम होती है। देवेंद्र लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफ़ीकुद्दीन के यहाँ जा पहुँचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा कि हुल्लर मौजांग में आ पहुँचा था। शाम होते होते उनकी निर्मेश आँखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ आ गया और जो कुछ था लूट गया।
रात को जहाँ तहाँ लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घोटू हो गई। रफ़ीकुद्दीन भी आंखों में पराइज लिए चुपचाप देखते रह गए। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को, और आज़ादी के नाम पर यह हल्ला। लेकिन खुदा जिसे घर से निकलता है उन्हें फिर गली में भी पनाह नहीं देता है। देवेंद्र लाल घर से बाहर तो निकल ही न सकते। रफ़ीकुद्दीन ही आते जाते हैं। काम करने को तो वातावरण ही नहीं था। वो घूम घाम आते, वो बाजार कर आते हैं और शहर की खबर ले आते। देवेंद्र लाल को सुनाते, वो फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देवेंद्र लाल ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का है और एक और पीड़ा का भी स्वर है, जिसे वह नाम नहीं दे सकता है। थकान, उदासी, विरक्त, पराजय न जाने का। शहर तो वीरान हो गया था। जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगी थी, घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे। वह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्लों में जाएं और उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वो देख सकेंगे। वो दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के एक ही रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे की एक कर्मचारी से बहुत से निराश्रितों को अपने घर से जगह दी थी, जिनके घर बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि वो निराश्रित को उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने में छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए थे। थाने में 50 कदम के फासले पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गईं और उसकी माँ और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रहीं। विषाक्त वातावरण और देश और गिरा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष के फैलाने की संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देवेंद्र लाल को अचानक लगता है कि वह और रफ़ीकुद्दीन की गलत हैं, जो कि बैठे हुए हैं। जब कि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, तो झुलस और जल रहा है, तो वो लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर है जो वह रफ़ीकुद्दीन की बातों में पाते थे। धीरे धीरे कुछ स्पष्ट हो जाता कि एक लज्जित सी रुखाई को साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान की यह अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वो सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सकें, और 200-250 आदमी किरपाने निकालकर उन्हें घेर में लेकर स्टेशन पहुंचाए। किसी को छत नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफ़ीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यह तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। उसकी दाद देनी चाहिए। उन्हें पहुंचा आए। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन साहस पहला वाक उसके स्मृति पटल पर उभर आया। आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफ़ीकुद्दीन की ओर देखा, पर वो कुछ नहीं बोले। अपराह्न में 6-7 आदमी रफ़ीकुद्दीन से मिलने आए। रफ़ीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात पर धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता था। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम वाक को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफ़ीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उन्हें से लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफ़ीकुद्दीन उन्हीं की ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए, उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे ना रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, खैर तो है? रफ़ीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आँख झुका ली। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है, वो खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग है, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में न पड़ें।
आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान है। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी। फिर वह सासा भीतर चले गई। लेकिन देखने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, आपसे उन्होंने क्या कहा है? धमकियाँ देते रहे हैं और क्या? फिर भी क्या धमकी? आखिर धमकी को भी क्या होती है? क्या उन्हें शिकार चाहिए? हल्ला करने ना मिलेगा तो आग लगा कर दे लेंगे। ऐसा तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं चला। मैं इस वक्त केवल अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊँगा। आप घर बार वाले आदमी हैं, ये लोग तो सब तबाह कर डालेंगे। पर तुले हैं, गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज की चला जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हमें नहीं रोका था। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था। उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। कि उस बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल वहाँ से टल जाएंगे। रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ तो होगी, पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकालने का। देवेंद्र लाल शेख अताउरुल्लाह के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों की झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गई। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक कोठरी थी, जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यहाँ एक ड्राइवर के रहने के काम आती थी। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवारों को छोड़कर खिड़की बगैर नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोह की चादर का एक मजबूत फाटक था, जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसकी एक और चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा लेकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। देवेंद्र लाल का ट्रक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें ही ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वो हतबत खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद रखती थी, वो आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद रहे हैं, क्योंकि वो आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते थे। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा है और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरम्भ किया कि क्या क्या सुविधाएं वो अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुगंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद, काम चलाऊ है। रोशनी आंगन से प्रतिबिंब होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक और सामने की मकान के कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है कुछ ही नहीं। यह तो ध्यान ही नहीं रहा। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया कि उन्होंने पढ़ा है कि जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी ना होती तो कोठरी, मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके उन्होंने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। मच्छरों से भी बंद भाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वो आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे। आज़ाद देश का आकाश और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन, धापयाम, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवारों पर एक छाया देखी। एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वह अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निद्रण भाव से सो गई। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना खाता था। वो 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का, जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया। और सब खैरियत है, तो फिर सिर हिलाया था। हाँ, देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डरकर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता था और खाता रहता। फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, या ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी और रात घनी हो जाती थी। तब वो सो जाते थे। सुबह उठकर गांव में
कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर के ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकरों से खेलते, कभी आंगन की दीवारों पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटर गुट सुनते और कभी सामने की कोने से शेख जी के घर लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती थी। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी शेख साहब की बीवी की। एक और तीखी जनाना आवाज़ थी जिसके स्वर में वयम का खुरदरापन था, घर की कोई बुजुर्ग और स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था जो पराया पहली आवाज़ की जैबू जैबूनी पुकार के उत्तर में बोलता था। इसलिए शेख साहब की लड़की जुबेनिसा का स्वर था। 2 मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थी। एक तो आबिद मियाँ की जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज़ तो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देवेंद्र लाल सुन तो सकते थे, लेकिन उसकी बात को शब्द आकार कभी पहचान में ना आते थे। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट समझ आते थे। जयबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी। इसलिए मन ही मन वो जुबिनसा के बारे में अपने ऊहा पाका रोमानी खेलबार कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वो यह भी सोचते थे क्या यह आवाज़ भी लोगों में फिरका परस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रघुवीर ने यहाँ कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। यह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हो तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वो सोचते खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी हुई है, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वो जानते थी पकाने में बड़ा हिस्सा तो उसकी तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता है, पर परोसना शायद जुबेनिसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते हो कुछ ज़्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानों रोटी की बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन के एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार सा टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रख कर चला जाता तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे रखते रहे। उसकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों में आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर एक फुलकी उठाई और फिर रख दी। हठात वो चौंके। 3 दिन एक फुलकों की तह के बीच कागज़ की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली और पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल ने उसे फिर गोल करके फेंक देने ही थे, हाथ छिटक गया। उन्होंने कोठरी में आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुड़िया देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज़ की चिंदियों की मसला और कोठरी के गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क में कुछ नहीं कहा सन रहा, केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जयबू जयबू जयबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेज़बान के और उसके आश्रयदाता के, जयबू के पिता। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्र लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सरकी बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया। वह लपक कर कंधे पर आ रहा। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का ना। वो मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वो भी चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं, यही तो जानना है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वो पता नहीं चाहते हैं कि नहीं वह सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज़ मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया। हड्डी चपटना चाहता था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोदी में ले ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्र लाल उसे गोदी में ले सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है, खाद अखाद का तो वो बचते कैसे? सब जानवरों में होता है। वह बिल्ली तो जानवर में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है, तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं है। बिल्ली जो खा ले वह सबता खाद है।
यो बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान ना खाए वह और बात है। सासा बिलाड़ जोर से गुस्से से चिल्लाया, उछलकर गोद में बाहर जा कूदा, चीखता गुर्राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिहाट में, एक दुर्बल चीख में, बुझती सी हुई सी कराह में, फिर एक सासा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में मर गया। देवेंद्रलाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्रलाल जी की आंखें निष्पन्द होसे देखती रहीं। आज़ादी, भाईचारा, देश राष्ट्र भक्त देश राष्ट्र। एक ने कहा, हम जोड़ करके रखेंगे और अच्छा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है। देवेंद्रलाल का मन गलान से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे की ही झेला जा सकता है। देवेंद्रलाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं है, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। क्या बात है। देवेंद्रलाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती है, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया और 2 घूंट पानी पिया और फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला, एक बार ससरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा। फिर ऊपर के खाने में 2 एक कागज़, 2 एक फ़ोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक, एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया और आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वो आंगन की दीवारों पर चढ़कर बाहर फाद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वो स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती हैं। कहानी की संगत मानवीय तर्क और विवेक यहाँ, या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगत, मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल और प्रकृति, या संयोग या दयो या भगवान की बनाई हुई संगत है। इसी मानव को सासा नहीं भी दिखती है। इसलिए इसके बाद जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, वो बताना जरूरी नहीं है। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने के बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्रलाल अपना पता देकर दिल्ली रेडिया से अपील करवा रहे थे। तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वो सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो किया है, करना चाहा है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। और खुदा हाफिज। देवेंद्रलाल की स्मृति शेख उल्लाह की चर्बी से चिकनी भरी आवाज़ गूंज गई, जयबू जयबू। और फिर गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलाड़ की वह दर्द भरी कराह जो केवल लंबी सांस बनकर चुप हो गई। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दिया। यहीं पर एक कहानी समाप्त होती है। ये कहानी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो यूपी में होने वाली है उसमें ये सम्मिलित है। ये कहानी भारत की विभाजन पर संबंधित है। इस कहानी के पात्र को जानिए, क्योंकि पात्र के बारे में पूछा जाता है। 3-4 पात्र का नाम दे देंगे, 1 2 3 4, उसमें कोडिंग में बता दिया, पूछा जाएगा कि कौन से हैं। आगे जी के बारे में पूरी जानने की प्रयास कीजिए। जितने हमारे सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नोवेल हो या एस्से है, संस्मरण, सभी राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राइटर के बारे में जब जान जाएंगे तो क्वेश्चन वहाँ से बनता है और वो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत अच्छा कार्य होगा। यहीं पर समाप्त होता है। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।